नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने लेकर आया हूं रशियन रेवोल्यूशन का थर्ड पार्ट। इसके पहले मैं 2 पार्ट रशियन रेवोल्यूशन का ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें पहले पार्ट में हमने सामाजिक कारण के बारे में बात किया कि किन किन सामाजिक कारण, कौन कौन से फैक्टर थे जिसके कारण की रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद हमने राजनीतिक कारणों के ऊपर बात की, जिसमें कि मैंने आपको ठीक पिछले लेक्चर में ही मतलब पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक कारण हुए जिसके कारण की रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ। अब राजनीतिक कारण में मैंने आपको बताया राजा किस तरह निरंकुश शासन करता था। इसके साथ साथ हमने बात की 1904-905 में जो जापान और रशिया के बीच में युद्ध होता है और जापान की जीत होती है, रशिया की हार हो जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम आर्थिक कारण के ऊपर बात करेंगे। जो बच्चे आज नए आए हैं क्लास में, हम उनको ये बता दें कि मैं इसके पहले सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। आर्थिक कारण को अच्छे ढंग से समझने के लिए आप प्लीज एक बार सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं आर्थिक कारण के ऊपर, और इसके बाद आर्थिक कारण जैसे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रशिया क्रांति हुई और जब ये क्रांति खत्म हो जाती है तो विश्व के ऊपर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग आर्थिक कारण के ऊपर सबसे पहला पॉइंट कि किसानों की आर्थिक दशा जो थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है जो श्रमिक वर्ग थे, जो काम करने वाले जो मजदूर वर्ग थे, उनकी भी दशा क्या थी, विपन्न दशा थी, उनकी दशा बहुत ज्यादा खराब थी। चलिए शुरू करते हैं कि पहला पॉइंट लेकर किसानों की आर्थिक दशा के बारे में जानते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि किसान की आर्थिक दशा बहुत ज्यादा खराब थी। जो रूस की जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा क्या थी, दयनीय थी। क्यों दयनीय थी भाई? 1861 ईस्वी के पहले जो रशिया है वहां पर कैसी व्यवस्था चलती थी, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था अस्तित्व में थी और अधिकांश किसान की भूमि पर किनका कब्जा होता था, जो सामंती वर्ग के लोग होते थे। और जो निचले वर्ग के जो किसान भाई होते थे उन पर क्या होता था, ये क्या करते थे, इनको गुलाम बना कर रखते थे और उपज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनको कर के रूप में देना पड़ता था। किनको भाई? सामंती लोगों को। 1861 ईस्वी आते आते इन सामंत प्रथा का क्या किया, जाट ने अंत कर दिया। लेकिन किसानों की स्थिति क्या हुई, ज्यादा अच्छी नहीं हुई। अंत करने के बाद भी उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हुई। उनके पास बहुत छोटे स्तर पर खेत होते थे और वो वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं करते थे, जिसके कारण से क्या होता था, वो जो भी खेती करते थे उनका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी कर के रूप में या ऋण के रूप में किनको देना पड़ता था, जिससे भाई वो पैसे लेंगे खेती करने के लिए उनको तो वापस चुकाना पड़ता था। तो इस रूप में जो वहां के जो किसान थे वो जितना उपजा नहीं पाते थे उससे ज्यादा क्या होता था, उनको खर्चा बैठ जाता था, जिसके कारण कि रशिया के जो किसान वर्ग के जो लोग थे उसमें बहुत ज्यादा क्या हुई, असंतोष की भावना पैदा होगी। कह रहे हैं कि हम इतना भाई मेहनत करते हैं, हम पूरा दिल लगाते हैं, लेकिन जितना हमें कमाई होना चाहिए उस हिसाब से हमें कमाई नहीं हो पाती है। इस कारण से किसान वर्ग का जो मूड था, जो किसान वर्ग का जो दिमाग था, वो क्रांति करने को क्या हुआ, मतलब क्रांति करने के बारे में सोचने लगा, वो व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचने लगा। और आपको मैंने बताया कि कई सामाजिक मतलब जिन्होंने की सामाजिक बदलाव के लिए जिन्होंने किताबें लिखी, उनका जो है मार्गदर्शन इन किसानों को मिला और एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। इट मींस आर्थिक रूप से किसान जो थे उनकी दशा बहुत ज्यादा खराब थी। अब हम आते हैं दूसरे श्रमिकों के बारे में बात करते हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी। औद्योगिक क्रांति देखो और देशों में तो पहले हुई थी, लेकिन रशिया में औद्योगिक क्रांति बाद में हुई। बाद में होने के बावजूद भी रशिया में बहुत सारे कल कारखाने खोले गए और उन कल कारखानों पर क्या होता था, किसी एक सामंती वर्गों का अधिकार होता था और कोई नियम नहीं थे, कोई ऐसी कानून व्यवस्था नहीं थी जिससे कि कितना घंटा काम करवाया जाए, कितना वेजेस मतलब दिया जाए मजदूरों का, ऐसा कोई कोई कानून और कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण क्या होता था, श्रमिक जितना काम करते थे उस हिसाब से उनको मजदूरी नहीं मिल पाती थी।
और ये पूरा जो कारखाना था, पूरी व्यवस्था किसके ऊपर कौन चलाता था? भाई पूंजीपति वर्ग के लोग। पूंजीपति वर्ग उनके इशारे पर, और सरकार भी क्या होती थी? उन्हीं के इशारे पर चलती थी। अब क्या होता है, 1900 ईस्वी में एक संगठन का निर्माण करता है कौन लोग? किसान वर्ग का लोग। लेकिन ये अब क्या है, जार जो वहां का शासक जार होता है और जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं वो इनको संगठन को कोई मंजूरी नहीं देते हैं और इनका जो राइट्स होते हैं वो राइट्स नहीं दिए जाते हैं और हड़ताल ऐसा चीज करने का इनको कोई अधिकार नहीं होता है। किनको? किसान वर्ग, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। देखिए अब एक बात समझिए, मजदूर तो हर देश में होंगे, यूरोप के और भी देश थे, वहां पर भी भाई मतलब औद्योगिक क्रांति हो चुका था। लेकिन उसके मुकाबले में जो रसिया के किसान थे उनकी और जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति ज्यादा खराब थी। भाई क्यों खराब थी? क्योंकि इनके पास कोई ट्रेड यूनियन नहीं था, कोई ऐसे राजनीतिक दल बनाने का कोई अधिकार नहीं था जो कि वो अपनी बातों को रख सके, अपने वेजेस को मतलब एक निश्चित जो नियमावली है कि इतने घंटे काम करने, इतने पैसे उनको चाहिए मालिक से, ऐसा कोई नियम बनाने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था, अपनी बात को रखने का कोई अधिकार नहीं था। जो उद्योगपति थे वो उनकी जो उद्योग लगाते थे वो उनकी निजी संपत्ति होती थी और वो अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का जमकर शोषण करते थे और इसके साथ साथ जो उनकी न्यूनतम मजदूरी बनती थी ना भाई वो भी नहीं देते थे। इसके कारण से जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनके मन में, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है रोष उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगे भाई हम 12 से 15 घंटे काम करते हैं, देखिए 24 घंटे में 12 से 15 घंटे काम करते हैं लेकिन हमें मजदूरी तो कुछ मतलब कोई हमें कमाई ही नहीं हो रही है, हमें कोई मजदूरी ही नहीं मिल रही है। तो आर्थिक दशा जो थी ना ये बहुत ज्यादा जो है रसिया के मजदूरों की खराब थी, वहां के किसान वर्गों की खराब थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो वहां का राजा था कौन, जॉर्ज निकोलस द्वितीय, उसके लिए किसान वर्ग और मजदूर वर्गों के मन में उसकी आर्थिक नीतियों के कारण क्या हो गया, मनमुटाव बढ़ने लगा दोनों के बीच में, राजा के बीच में और जो किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के लोग थे उनके बीच में। और जो एक क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना कि आर्थिक व्यवस्था में भी क्या था, राजा की जो नीति थी वो क्या थी, फेल थी। और इसके साथ साथ मैंने बताया राजनीति दशा में भी वो फेल थे, सामाजिक का जो वर्गीकरण स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें भी वो फेल थे। जब राजा किसी भी चीज में पास नहीं हो पा रहा है तो भाई क्रांति तो होना संभव ही है। अब ये देखते हैं जब ये क्रांति हुई इसके क्या परिणाम हुए। पहला तो ये हुआ कि सेना द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया गया। वहां जो रशियन सेना थी वो भी इतना ज्यादा मतलब जार निकोलस से इतना ज्यादा तंग आ चुकी थी कि जब उसका ऑर्डर मिलता है कि तुम जनता पे गोली चलाओ तो वो मना कर देती है कि भाई हम गोली नहीं चलाएंगे। और दूसरा क्या होता है, आंदोलन के बाद 1917 में जार को मतलब जो राजा होता है उसको शासन त्यागना पड़ता है। हम ये दो पॉइंट जो है सेना के द्वारा गोली चलाने वाली घटना से इनकार कर देना और दूसरा जार का शासन त्याग कर देना, हम इस दोनों के ऊपर अभी बात करेंगे। तो क्रांति जब हुई तो क्या घटनाएं घटी, क्या परिणाम उसके हुए, पहले तो हम घटनाएं के बारे में बात करते हैं। सेना द्वारा जनता पर गोली चलाने से मना कर देना। 7 मार्च की बात है 1917 की। जनता की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे उनकी दशा बहुत खराब हो चुकी थी। उनको खाने को रोटी नहीं था उनके पास, पहनने को कपड़े नहीं थे उनके पास। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो अब सड़क पर उतर गए। जब वो सड़क पर उतरते हैं तो आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, देखिए रसिया में आपको पता है काफी ज्यादा ठंड होता है, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, खाने को रोटी नहीं है। और 7 मार्च का वो दिन होता है और पेट्रोग्रेड नाम का सड़क है जहां पर की वो जगह है जहां की सड़कों पर वो घूमना क्या करते हैं, 7 मार्च को आरंभ कर देते हैं। और वो देखते हैं कि कुछ दुकानों में क्या हो रही है, बड़ी ताजी ताजी और गरम गरम रोटी बन रही है। तो आपको पता है ना, जब भूख लगता है तो सामने कुछ नहीं दिखता है तो जनता भूखी होती है। सामने गरम गरम होटल में रोटी बनते देखते हैं, उनके मन में रोटी खाने की इच्छा जगती है और वो फिर क्या करते हैं, दुकान को लूटना, बाजार को लूटना शुरू कर देते हैं अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। ये बात पता चलती है किसको भाई, राजा को। राजा गोली चलाने का आदेश पारित करता है, लेकिन वहां पर खड़ी सेना और जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो गोली चलाने से साफ इनकार कर देते हैं
और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन सेनाओं को भी जनता के प्रति क्या होती है, सहानुभूति की भावना पैदा हो जाती है और राजा के प्रति घृणा की भावना उनके मन में आ जाती है। और यहां से क्रांति की जो होती है शुरुआत होती है। जनता जब गोली चलाने की ऑर्डर आता है और जो वहां का सिपाही होता है, जो सेना के लोग होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं, जब वो मना कर देते तो जनता के मन में और हौसला हो जाता है। अब पहले मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और बुद्धिजीवी लोग मिलकर आंदोलन कर रहे थे, अब उनमें कौन जुड़ जाता है, उनमें जुड़ जाता है वो सेना के लोग जो राजा के साथ होते हैं, वो भी अब इनके साथ जुड़ जाते हैं और क्रांति की शुरुआत हो जाती है 7 मार्च 1917। ये बहुत अहम दिन होता है, कहां के लिए, रसिया के लिए, जब कि वहां के सेना राजा की बात नहीं मानते हैं और गोली चलाने को मना कर देते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, देखिए दूसरी घटना क्या होती है। जब गोली चलाने से वो मना कर देते हैं तो और उनको जब जनता को सेना का साथ मिल जाता है, इसके साथ जब इसके बाद राजा घबरा जाता है और वो बोलता है कि ड्यूमा को बोलता है। ड्यूमा क्या है, पहले एक बात आप समझ लीजिए, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है डयूमा। डयूमा क्या है, जैसे हमारी संसद व्यवस्था है, पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर इस चीज को क्या बोलते हैं, ड्यूमा। जब 1905 की क्रांति होती है उसके बाद जो है राजा को जो जार होता है उसको बहुत बड़ा दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि वो गोली चला देता है, जनता में उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाता है कि हमें कुछ अधिकार दो। इसके लिए वो ड्यूमा बनाता है और उसी संसद प्रणाली को वो क्या करना चाहता है, वो तोड़ देना चाहता है। राजा बोलता है कि इसको भंग करो, हम नए तरह से इलेक्शन कराएंगे और नया तरीके से काम करेंगे। ड्यूमा बोलती है अब हम आपकी कोई भी बातों को नहीं सुनेंगे क्योंकि आप हर मोर्चे पर विफल रहे हो, ठीक है। और यही ड्यूमा मतलब संसद के जो उस समय कार्यकारी सदस्य होते हैं, ड्यूमा के जो कार्यकारी सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, पेट्रोग्रेड सोवियत संघ से समझौता कर लेते हैं और 14 मार्च 1917, याद रखिएगा ये कॉपी में पॉइंट लिख लीजिए, 14 मार्च 1917 ईस्वी को उदारवादी नेता जॉर्ज स्लाव की अध्यक्षता में एक सामाजिक सरकार की स्थापना कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया कौन सा चीज, ड्यूमा। ड्यूमा क्या है, एक संसदीय व्यवस्था है जो राजा के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये उसको भंग करने की बात बोलता है राजा, लेकिन वहां का जो ड्यूमा के जो मेंबर्स होते हैं वो इस बात से इनकार कर देते हैं और सोवियत जो पेट्रोग्रेड के सोवियत लोग होते हैं उनसे समझौता कर लेते हैं और 14 मार्च को एक उदारवादी नेता जॉर्ज स्लाव के अध्यक्षता में अपनी सरकार की स्थापना कर लेते हैं। जब ये सारी घटनाएं घटती है तो राजा के पास अब राजतंत्र चलाने का मतलब कोई संभावना ही उसको नजर नहीं आता, सेना उसके पास नहीं है, पुलिस उसके पास नहीं है, संसद की जो व्यवस्था है उससे उसका हाथ जो है वो तंग आ चुका है, मतलब वो व्यवस्था उसके हाथ से निकल चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में से वो बाध्य होकर उसको क्या, एक ही सहारा उसके पास बचता है कि उसको अपना पद त्यागना पड़ता है। 14 मार्च 1917 को एक घटना घटती है और यह घटना क्या होती है, रूस में जारशाही शासन का अंत हो जाता है और मजदूर वर्ग, किसान वर्ग की जीत होती है और उनका सरकार बनता है। और इसमें सबसे अच्छी बात बताते हैं, मजदूर वर्ग को सफलता मिलती है लेकिन वो शासन की व्यवस्था किसको दे देते हैं, मध्य वर्ग के हाथों में सौंप देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या घटनाएं घट रही है। 1997 की जो घटनाएं घटती है उसमें क्या होता है, सेना द्वारा गोली चलाने से इनकार कर दिया जाता है और इसके साथ साथ जार को अपना शासन त्यागना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब रूस में यह क्रांति हुई तो विश्व मानचित्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो जब रूस में ये क्रांति घटी 1917 में, जब ये क्रांति हुई, जार का शासन और मतलब राजतंत्र का अंत हुआ, तो और भी देशों में इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, जो पहले राजा होते थे वो अपने प्रजा, जो सरकार होती थी वो जो मजदूर वर्ग, किसान वर्गों पर उतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन रूस के क्रांति के बाद और वर्ल्ड के जो भी लोग सरकार चला रहे थे वो अपने प्रजा के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगी, उनके जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर जो है पूरा ध्यान देने लगी और उनको पूरा कराना अपना कर्तव्य समझने लगी। देखिए कितना बड़ा मतलब अंतर आया। रूस की क्रांति के पहले नहीं ये चीजें देखी जाती थी, लेकिन क्रांति के बाद सारी सरकारें डर गई कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो जैसा क्रांति रूस में हुआ वैसा ही क्रांति अन्य देशों में भी, हमारे देशों में भी होने लगेगा। तो रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, चिकित्सा दो, शिक्षा दो, ये सब कुछ दो,
तभी जाकर अब जो जनता है वो शांत बैठेगी, नहीं तो वो हमारा नींव, सरकारी जो नींव हम बना के रखे उसको खाड़ फेंकेगी। अब देखिए उसके आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तो राष्ट्र संघ भी विश्व जो सार्वभौमिक होते हैं उसकी दशा को सुधार करने के लिए एक अलग संस्था का निर्माण करती है, जिसका नाम वो रखती है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक संघ के नाम से मतलब जाना जाता है। एक अलग संस्था बना देती है, अपना एक विंग्स बनाती है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक संघ। तो इस देखिए राष्ट्र संघ भी अब ये बात मतलब अपने को कमिट करती है कि भाई मजदूर की स्थिति नहीं अच्छी होगी, किसान की स्थिति अगर किसी देश में नहीं अच्छी होगी तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए वो अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक संघ और एक नया कानून मजदूरों के लिए, किसान वर्गों के लिए बनाती है। इस प्रकार से जो पहले जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी, कई एक देशों में शिक्षा की व्यवस्था चर्च पर आधारित थी, चर्च के लोग शिक्षा देते थे, ठीक है। शिक्षा का कार्य का बागडोर उनके हाथों में था, वो बागडोर क्या किया जाता है, चर्च के हाथों से छीन लिया जाता है। इसके साथ साथ देखिए संसार दो खेमों में बढ़ जाता है। वो खेमा कौन कौन सा होता है, एक तरफ पूंजीपति वर्ग हो जाते हैं, देखिए पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और दूसरे तरफ जो है हमारे जो मार्क्सवादी लोग होते हैं, जिसको हम साम्यवादी विचारधारा होते हैं। इस तरह से दो खेमों में पूरा वर्ल्ड बट जाता है, एक पूंजीपति वर्ग का देश बनता है और एक तरफ होता है साम्यवादी वर्गों का देश बनकर उभरता है। कब? रशिया के क्रांति के बाद। और इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कई एक देशों का रशिया क्रांति पर कि कई एक देश समाजवादी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं रशिया की क्रांति के बाद, जैसे चीन, वियतनाम जैसे देश जो है वो अपने देश में साम्यवादी सरकार की स्थापना करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, रूस में किसान, अब रूस की बात करते हैं, रूस में किसान मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित हो जाने के बाद पूरे वर्ल्ड में रूस का जो है सम्मान बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से रूस के क्रांति जो है, रूस का क्रांति का पूरे वर्ल्ड पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ आपने आर्थिक दो घटनाओं के बारे में अभी हमने जिक्र किया कि किसानों की हालत कितनी ज्यादा खराब होती है और सार्वजनिक जो वहां के मजदूर वर्ग होते हैं उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब होती है। तो इस तरीके से हमने आज जो है आर्थिक कारण के ऊपर चर्चा की और आज इस लेक्चर को हमने यहाँ पर खत्म किया। तो इस आपको मैं बता दूं, इस वीडियो खत्म होने के पहले मैं आपको चीज बता दूं कि मैं आपको बोला था कि मैंने रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर, राजनीतिक कारण के ऊपर, सामाजिक कारण के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर मैं दे चुका हूं, तो आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। तो प्लीज आप एक बार जरूर उसको देखिएगा, तो आपको ये सब चीजें ज्यादा समझ में आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, अमेरिकन क्रांति पर भी मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप देखें, समझे, ज्यादा से ज्यादा पढ़े और सक्सेस हो। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़े और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।